हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th की साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने एक नया चैप्टर 16 जो था प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन स्टार्ट किया था। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था प्राकृतिक संसाधन, फिर प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अनवीकृत संसाधन तथा नवीकृत संसाधन। इसके बाद गंगा सफाई योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम तथा 5 प्रकार के आर के विषय में हमने पढ़ा था। और उसी में हमने देखा था कि कभी कभी 3 प्रकार के आर पूछा जाता है। तो 3 प्रकार के आर कौन कौन से थे? रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। और 5 प्रकार के आर कौन से थे? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकिल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 5 प्रकार के आर पढ़ लिए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता। यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनके प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, प्रबंधन मतलब इन्हें एक हिसाब से खर्च करना। ठीक है, बर्बाद नहीं करना, एक हिसाब से जितनी आवश्यकता हो उसी हिसाब से ही इनका उपयोग करना, वही होता है प्रबंधन। देखिए, पहला है, पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं तथा मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, कि पृथ्वी पर जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या मृदा हो या कोयला, पेट्रोलियम, जो भी हैं वो सब एक सीमित संख्या में ही हैं। तो उनको अगर हम लगातार उनका दोहन करेंगे तो वो किसी न किसी दिन नष्ट भी हो सकते हैं, और जब नष्ट हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोयला, पेट्रोल, ये सब ऐसे ईंधन हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा था। अब जरा सोचिए कि जब वो नष्ट हो जाएंगे तो क्या हम उसे फिर से प्राप्त कर सकेंगे? नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इस दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मांग के कारण भी प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन दीर्घकालिक महत्व पर विचार करता है तथा अल्पकालिक लाभ के लिए उनके शोषण को पूर्णतया रोकता है, ताकि ये अगली पीढ़ी हेतु भी उपलब्ध हो सके। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए ताकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध हों। नेक्स्ट है, संसाधनों का वितरण छोटे बड़े सभी के लिए समान होना चाहिए। यहाँ छोटे बड़े का अर्थ है कि अमीर गरीब सभी वर्गों के लिए। ठीक है, जिससे ये संसाधन सभी लोगों के विकास में लाभ दे सके। मतलब संसाधन, ये जो प्राकृतिक संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, इनको सभी के लिए समान रूप से वितरित करना चाहिए। सभी के लिए समान रूप से ये उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल अमीर वर्ग ही इस संसाधनों का उपयोग कर सके और गरीब वर्ग इन संसाधनों से पूर्णतया वंचित हो जाए। नेक्स्ट है, संसाधनों के शोधन तथा उपयोग को नियंत्रित कर पर्यावरण को क्षति से बचाया जा सकता है। मतलब कि संसाधनों का अधिक शोधन है और उपयोग है, उसको उनको एक निश्चित अनुपात में ही उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि एक साथ अगर हमें कुछ ही वृक्षों की आवश्यकता है किसी वस्तु को बनाने की, तो हम कुछ ही वृक्षों को काटें, या हो सके तो हम ऐसे उपयोग या ऐसे रास्ते अपनाएं जिससे कि हमें कम वृक्षों की आवश्यकता पड़े, कम लकड़ियों की आवश्यकता पड़े। ठीक है, जिससे वृक्षों का दोहन कम हो सके। और ये नहीं कि हमें 2-4 वृक्षों की ही आवश्यकता है तो हम इसके बदले अंधाधुंध 20-25 वृक्षों को एक साथ काट दिए, तो ये भी गलत है। इसका कहने का मतलब यही है कि इस उपयोग को और शोधन को नियंत्रित रखना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें।
नेक्स्ट है वन एवं वन्य जीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन एवं वन्य जीवों का मनुष्य के सुख संपन्नता और विकास में महत्वपूर्ण स्थान है, अतः यह आवश्यक है कि इनका संरक्षण किया जाए तथा वन प्रजातियों जैसे जंतु व पादप को विलुप्त और नष्ट होने से बचाया जाए। यानी कि वन प्रजातियों जैसे जंतु और पादप हैं, उनको विलुप्त और नष्ट होने से बचाना अति आवश्यक है, बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में मानव के औद्योगिक और सामाजिक विकास के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में तेजी आ गई है। वर्तमान समय में मानव के औद्योगिक और सामाजिक विकास कारण मतलब कि नित्य ही नए नए उद्योग धंधे लग रहे हैं, तो उद्योग धंधों को लगाने के लिए नई ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ज़मीन कैसे प्राप्त होगी? जो आसपास के जंगल हैं, वन हैं, उन क्षेत्रों को काटा जाएगा, उनको साफ़ किया जाएगा, और उन क्षेत्रों को साफ़ करने से वहाँ में जो रहते हैं जीव जंतु, तो उनको भी आवास की समस्या पड़ेगी, उनकी आवास की मतलब आवास में कमी आएगी, है ना। और सामाजिक विकास मतलब सबको शहर ही अच्छा लगता है, सब शहर में ही रहना चाहते हैं। तो जब सब शहर में रहेंगे तो गाँवों की संख्या में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और जब नए नए घरों की आवश्यकता पड़ेगी शहर बसाने के लिए, तो वो घर कैसे प्राप्त होंगे? नहीं, वनों को हटा के ही तो प्राप्त होंगे। तो वन की संख्या कम होगी तो उनमें रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भोजन और आवास की संख्या में कमी आएगी, तो इससे उनकी मृत्यु होगी। ठीक है। तो और जब मृत्यु होगी तो एक साथ कई प्रजातियां एक साथ ही समाप्त होने लगेंगी। तो अतः अन्य प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए इनका संरक्षण अति आवश्यक है, जिससे कि मानव की आने वाली पीढ़ियां इनसे लाभान्वित होती रहें। जैसे कि वन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, वनों से ही हमें अनेक औषधि प्राप्त होती है, वनों की जो लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं उनसे इमारतों का निर्माण होता है। तो जब एक साथ ही ये सब समाप्त होने लगेंगी तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनको इमारती लकड़ियाँ और औषधि और फल फूल कहाँ से प्राप्त होंगे? नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि वनों से ऑक्सीजन प्राण वायु की आपूर्ति होती है। ठीक है। ज़्यादा संख्या में पेड़ होते हैं वनों में, तो पेड़ क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो क्या है? ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? प्राण वायु। तो ऑक्सीजन और प्राण वायु की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है वनों से पशुओं के लिए चारा, ईंधन हेतु लकड़ी, फल तथा औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि लकड़ी और फल औषधि ये सब वन नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? नहीं मिल पाएगा ना। नेक्स्ट है वनों से कागज, रबड़, कत्था, फर्नीचर, माचिस, फर्नीचर, खेल उपकरण, तारपीन का तेल आदि उद्योगों हेतु कच्चा माल प्राप्त करने में। ठीक है। तो वनों से कुछ लकड़ियाँ जो प्राप्त होती हैं उनसे कागज बन सकता है, कुछ पौधे होते हैं जिनसे रबर की प्राप्ति होती है। ठीक। कत्था प्राप्त होता है, माचिस, और वनों के वृक्षों के जो लकड़ी होती है उनसे फर्नीचर बनता है, खेल कूद के सामान बनते हैं। ठीक है। जैसे कि क्रिकेट का बैट ही ले लीजिए या हॉकी, ये सब किससे बनता है? लकड़ी से तो बनता है। नेक्स्ट है वन पर्यावरणीय संतुलन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाढ़ नियंत्रण तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक है। जहाँ पे वृक्ष अधिक मात्रा में रहते हैं तो जब पानी अधिक बरसा तो वो वृक्षों द्वारा शोषित कर लिया जाता है, तो वृक्षों द्वारा तेज़ी से शोषित करके उनको ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पहुंचा दिया जाता है, तो बाढ़ जल्दी आ नहीं पाती है। तो इस तरह से वो बाढ़ नियंत्रण में योगदान देते हैं। मृदा अपरदन को रोकते हैं, जैसे कि बाढ़ वगैरह आती है तो जब बाढ़ का पानी जब घटने लगता है तो
वो वहाँ की मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ का जो पानी होता है वो मिट्टी को काटते हुए बढ़ता है। लेकिन जब वहाँ उस ज़मीन पर पेड़ पौधे रहेंगे, वृक्ष रहेंगे, तो मिट्टी का ज़्यादा अपरदन हो नहीं पाएगा, मिट्टी ज़्यादा कट नहीं पाएगी। तो इस प्रकार से ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। नेक्स्ट है, वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिससे पारितंत्र में जल चक्र चलता रहता है। ठीक है, जल चक्र चलता रहता है, यानी कि जो नदियों, तालाबों, समुद्रों में पानी है, वो जब गर्मी में जब अधिक तेज सूर्य चमकता है तो वो गर्मी के कारण वो जल वाष्प के रूप में ऊपर जाके वायुमंडल में पहुंचता है और बादलों का रूप ले लेता है। और यही बादल संघनित होकर जब बहुत ही ज़्यादा संघनित हो जाते हैं तो वे बारिश की बूंदों के रूप में ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। ठीक है, तो फिर ज़मीन पर जब गिरते हैं तो यही बारिश की बूंदें फिर बह के तालाबों में, नदियों में, समुद्रों में पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार से एक चक्र चलता रहता है। तो वनों के द्वारा ही ये पारितंत्र में जल चक्र चलता है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों की पत्तियां व घास फूस सड़ गल के प्राकृतिक खाद यानी कि ह्यूमस का निर्माण करती हैं। ठीक है, वहाँ पेड़ पौधे रहते हैं तो पत्तियां गिरती हैं, ये पत्तियां ही मिट्टी में गिर जाती हैं जब, तो कुछ दिनों बाद आपस में ही मतलब अपने आप ही सड़ गल जाती हैं। ठीक है, तो अधिक मात्रा में जब वो सड़ गल की मिट्टी मिलती रहेंगी तो एक प्रकार से प्राकृतिक खाद का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इस खाद को क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं, और जो कि अन्य नए पौधों को उगने में बहुत ही सहायक होते हैं या मिट्टी को उपजाऊ बहुत बनाता है। नेक्स्ट है, घने वन तीव्र पवनों की गति को धीमा करते हैं। यहाँ होगा घने। जहाँ पे जिस वन में ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो जब जैसे आंधी वगैरह आती है तो बहुत ही तेज गति से हवा चलती है। तो लेकिन जब पेड़ पौधे की संख्या वहाँ रहती है, अधिक मात्रा में जब रहेगी, तो उसके वेग को ये कम कर देते हैं। और वेग को जब कम कर देते हैं तो जो आंधी से होने वाला नुकसान होता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है, वन्य जीवन में ह्रास के कारण। प्रमुख कारण कौन कौन से हैं जिससे कि वन और वन्य जीवन जो है, ह्रास मतलब होता है कमी होना, नष्ट होना। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं जिनसे कि वन्य जीवन में कमी आ रही है या वन्य जीवन का नष्ट हो रहा है। इसमें है बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब लोगों की जनसंख्या जब बढ़ती जा रही है तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। सबको आवास चाहिए, सबको भोजन चाहिए, तो क्या होगा, सब अपने आवास और भोजन के लिए किस पे निर्भर है, वनों पर ही निर्भर है। तो वनों का दोहन क्या होगा, अधिक होगा। इसी प्रकार से नगरीकरण यानी शहरों का विकास, सब शहर में ही रहना चाहते हैं, तो शहर में रहने के लिए भी ज़मीन की आवश्यकता है, घर बनाने की आवश्यकता है। तो ये सब कहाँ से प्राप्त होगा, वनों से ही तो प्राप्त होगा। तो इससे भी वन्य जीवन में ह्रास हो रहा है, नष्ट हो रहा है। औद्योगिकरण, नए नए उद्योग धंधे लगाने के लिए भी ज़मीन की आवश्यकता है। तो और उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो भी कहाँ से प्राप्त होता है, वनों से ही प्राप्त होता है। तो इससे भी वन्य जीवन में ह्रास हो रहा है, वन्य जीवन नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है खेती योग्य भूमि का विस्तार। ठीक है, देखिए ये भी बढ़ती जनसंख्या से ही रिलेटेड है थोड़ा सा, कि सबको भोजन चाहिए, तो खेती के लिए भी ज़मीन चाहिए। तो ये ज़मीनें कहाँ से प्राप्त होंगी, वनों से ही तो प्राप्त होंगी। फिर है नेक्स्ट, ईंधन हेतु लकड़ी का अधिकाधिक प्रयोग। और ईंधन, अभी भी बहुत सारे लोग ईंधन के लिए लकड़ियों का ही उपयोग करते हैं। तो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है। वृक्षों को उसके लिए काटा जाता है, ये भी वनों के ह्रास में मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट है पशुओं द्वारा घास चरना तथा वृक्षों की पत्तियों को खाना। अधिक मात्रा में पशु जब घास चरने लगेंगे तो वहाँ की घास जो है नष्ट हो जाएगी। वृक्षों की पत्तियों को खाएंगे तो फिर वृक्षों का विकास रुक जाएगा।
पौधे के रूप में ही रह जाएंगे, वो छोटे ही रह जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है वन्य जीवन संरक्षण के उपाय। वन्य जंतुओं के संरक्षण को क्या क्या उपाय करके, मतलब कि वन्य जीवन को संरक्षित करने के कौन कौन से उपाय हैं, इनको हम देख लेते हैं। वन्य जंतुओं के शिकार पर पूर्ण रूप से रोक लगाकर तथा उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड देकर। तो वन्य जंतुओं का कोई भी शिकार ना करे, सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसे नियम लागू करने चाहिए, और जो इसका उल्लंघन करे उस पर बहुत ही अधिक जुर्माना लगा देना चाहिए, जिससे कि कोई इस ओर आकर्षित ना हो सके शिकार करने के लिए। नेक्स्ट है वृक्षों की कटाई पर रोक लगाकर। नेक्स्ट है वन तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वन्यजीव अभयारण्यों का निर्माण करके, वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण करके, मतलब वन्यजीव अभयारण्यों में इन वनों की प्रजातियों को, वनों में रहने वाले मुख्य रूप से जो मुख्य पौधे होते हैं उन प्रजातियों को और वन में रहने वाले जीव जंतुओं को इन अभयारण्यों में संरक्षित करके भी वनों और वन्यजीव को संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट है वन संसाधनों की चोरी एवं तस्करी रोकने हेतु सुदृढ़ एवं कठोर प्रशासनिक व्यवस्था करके। ठीक है। कुछ लोग चोरी छिपे वन्यजीवों का और वनों से प्राप्त लकड़ियों को एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, क्योंकि वो चोरी छिपे भेजते हैं, जिससे उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं तस्करी या चोरी करना। तो इसको भी रोकने के लिए बहुत ही कठोर प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टॉक होल्डर यानी कि दावेदार कौन कौन होते हैं इन वन्य जीवों के। ठीक है।